हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अरविंद घोष के समग्र शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। समग्र शिक्षा किसे कहते हैं? समग्र शिक्षा की अगर हम बात करें तो ऐसी शिक्षा जो ज्ञान के समस्त पहलुओं पर आधारित हो, उसे हम क्या कहते हैं? समग्र शिक्षा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, हम पर्याप्त आपको नोट्स नहीं दे पाएंगे, हाँ, परंतु बहुत ज़्यादा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप स्वयं ही समस्त पहलुओं को जब समझ जाएंगे, बार बार सुन लेंगे तो याद कर लेंगे, तब आप जो है कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें आराम से ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। तो समग्र शिक्षा का मतलब ये होता है ज्ञान के समस्त पहलुओं को जोड़ करके या समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बालक का उत्तम ढंग से सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाती है? समग्र शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? समग्र शिक्षा कहलाती है। यानी शिक्षा के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तम तरीके से बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सभी क्षेत्रों में, सभी पहलुओं में, सभी गतिविधियों में, सभी आवश्यकता एवं उपयोगों के ध्यान में रखते हुए ज्ञान का विकास करना क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास के अंतर्गत समग्र शिक्षा कहलाती है। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग डिटेल में श्री अरविंद घोष जी को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे समग्र शिक्षा है क्या। हालांकि मैं थोड़ा अर्थ बता चुका हूँ, फिर भी देखते हैं। शिक्षा यानी वह शिक्षा जो समस्त पहलुओं का ज्ञान कराना, यानी वह शिक्षा जो समस्त पहलुओं का ज्ञान कराकर बालकों का सर्वांगीण विकास सर्वोत्तम ढंग से, बालकों का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करती है, उसे हम क्या कहते हैं? समग्र शिक्षा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का समस्त पहलू, जिसमें शिक्षा के समस्त पहलुओं का ज्ञान, शिक्षा के समस्त पहलुओं का ज्ञान जिसमें बालकों का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम ढंग से विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समग्र शिक्षा कहते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन कहते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन कहते हैं। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत समस्त पहलू, शिक्षा के समस्त पहलुओं का ज्ञान सभी को दिया जाए और समस्त पहलुओं का ज्ञान कराकर बालक का सर्वांगीण विकास, यानी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक, अभौतिक, सभी प्रकार का उसका विकास एक उत्तम ढंग से किया जाए, सर्वोत्तम ढंग से किया जाए, वही क्या कहलाती है? समग्र शिक्षा कहलाती है। अब ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत जब हम समस्त पहलुओं को समझ लेंगे तो समग्र शिक्षा का आपको व्यापक में अर्थ समझ में आ जाएगा। अब ये समस्त पहलू का मतलब पहला देखते हैं इसमें। इसी तरह से अनेक सारे पहलू हैं, जितना हमने इनके विषय में समझा वो सब बताने का प्रयास करूँ। पहला है भौतिक पहलू। भौतिक पहलू का मतलब जो संसार हमको दिखाई देता है, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको आँख से देख सकते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक पहलू कहलाते हैं। भौतिक का ज्ञान, जैसे जिस चीज़ को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, जान सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, उसका हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, वो सब क्या होती है? भौतिक, जो दिखाई देती है, जो हमारे ज्ञान इंद्रियों के अथवा हमारे आँख द्वारा, हाथ द्वारा वो देखने में एक निश्चित आकार, एक निश्चित व्यवहार, एक निश्चित क्रिया के रूप में होती है, वो सब क्या कह लेते हैं? भौतिक। इन भौतिक पहलुओं से ज्ञान करना। आध्यात्मिक का तो मतलब ये होता है जो शाश्वत हो, जिसका अंत न हो, जो शाश्वत शक्ति, व्यवहार, क्रिया, निर्देश, नीति, नियम, क्रियाकलाप सिखाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिकता। जैसे सनातन धर्म के आदर्श भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये इनके प्रत्येक ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप से हमें सीखने को मिलता है। नियम, व्यवहार, संयम, त्याग, तपस्या, सहन, व्यवहार सब सीखने को मिलता है। उसी तरह से अध्यात्म में ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, शक्ति क्या है, आत्मा क्या है, अध्यात्म, ऐसी चीज़ें, ये इससे संबंधित भी ज्ञान कराने का इनका भी अथवा जो है ये इनकी इच्छा थी, उद्देश्य था। अगला शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का तात्पर्य है कि हमारा शरीर सुसंगठित कैसे हो, सुडौल कैसे हो, शक्ति कैसे हो, निरोगित कैसे हो,
और शरीर का हमारा कौशल कला, शारीरिक कौशल कला कैसे निखार हो, ये सबसे संबंधित ज्ञान कराना शारीरिक विकास कहलाता है। स्वस्थ शरीर का पोषित करना, शरीर का जो है रख रखाव करना, ध्यान रखना, ये सभी शिक्षा क्या कहलाती है? शरीर से संबंधित समस्त गतिविधियाँ किससे संबंधित शिक्षा भी समग्र शिक्षा के। अगला है चेतना का विकास। चेतना क्या है? चेतना जानना, जैसे चेतना ध्यान है, जिस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे उसमें आगे बढ़ जाओगे। तो हम समस्त पहलुओं पर या समस्त चीज़ों पर किस प्रकार से ध्यान दें, चेतना क्या है? एक प्रकार का ध्यान है। ध्यान जिस पर आपका ज़्यादा होगा उस विषय में ज़्यादा रुचि, ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा समझ, ज़्यादा अभिव्यक्ति, ज़्यादा क्रिया कर लेंगे आप। तो चेतना का विकास, आदमी को प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार से उसके चेतना का विकास कर दिया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ विज्ञान समझ में आता है तो सामाजिक विज्ञान का कोई मतलब नहीं। चेतना का ये तात्पर्य हो कि मनुष्य के अंतर्गत, मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार के अंतर्गत उसे जागरूक कर दिया जाए, उसको ध्यान को खींचा जाए, उसके ध्यान का निर्माण किया जाए, ताकि वह सभी क्षेत्रों में एक सतर्क नागरिक बन सके, एक सतर्क व्यक्तित्व के विकास वाला उसका रूप हो सके, ताकि वह सभी क्षेत्रों में अपने कर्म, अपने नियम, अपने व्यवहार, उत्तम व्यक्तित्व को स्थापित कर सके। चेतना का यहाँ इस ढंग से विकास करने के पक्ष में होते। आगे है मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब स्मृति क्षमता ज़्यादा बढ़े, किसी चीज़ को समझने की क्षमता बढ़े, तर्क की क्षमता बढ़े, चिंतन की क्षमता बढ़े, मनन की क्षमता बढ़े, मूल्य, हर चीज़ के मूल्य को समझे, सत्य को समझे, असत्य को समझे, लक्षण को पहचाने, लाभ क्या है, हानि क्या है, न्याय क्या है, ये सब सारी समझ मानसिक विकास का ही रूप होता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत ऐसे स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर तो होता ही है। इसी तीनों स्तर के अंतर्गत बहुत सारे पहलू हैं। किसको धारण करना है, किसका त्याग करना है, कौन सी योग्यता, कौन सी ज्ञान उत्तम है जिसको धारण करके बहुत सा लाभ किस तरह से उठाना है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, बोली, भाषा, समझ, अभिव्यक्ति, ये सब इसी के मानसिक विकास के ही रूप होते हैं। तो इसका भी इन्होंने शिक्षा पर बल दिया। आगे अंतःकरण का विकास। अंतःकरण, इन्होंने 3-4 अंतःकरण बताया था, जिसमें क्या बताया था? पहला बताया था उसने वो स्मृति लेवल पर आधारित था, कोई चीज़ याद रहती है, फिर हमारे मानस में आती है, फिर उस पर बुद्धि विचार करती है, फिर सत्य असत्य के प्रति अंतर्दृष्टि होती है। उन जो है पहलुओं को भी इन्होंने विशेष बल दिया, क्योंकि जब तक कोई चीज़ हमारे स्मृति में नहीं आएगी तब तक हम उस पर मानस यानी हम अपने ज्ञानेंद्रियों का अनुभव नहीं कर सकते कि क्या सही क्या गलत है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा कैसे टटोलेंगे, कैसे अनुभव ग्रहण करेंगे, वो संभव नहीं है। और जब तक वो संभव नहीं है तब तक बुद्धि सही ढंग से निर्णय या सही ढंग से क्रिया या सही ढंग से विचार नहीं कर सकती है। इसलिए उस पहलू पर भी अंतःकरण का विकास करने पर बल देते हैं। वास्तव में वही ज्ञानी हो सकता है जो ज्ञान के लिए स्वयं से संघर्ष करता हो, वही सर्वांगीण या सभी क्षेत्रों में विकास कर सकता है जो सभी क्षेत्रों के प्रति अपने अंदर योग्यता क्षमता का विकास करता हो। बुद्धि होना ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि तो चोर के पास भी है, बुद्धि तो आज भारत के भ्रष्टाचारियों, अधिकारियों के पास है, नेताओं के पास है, लेकिन क्या वो अच्छे हैं? अच्छाई का मोहर ही हट गया, अच्छाई का मोहर ही हट गया है। तो कुल मिला के हमें बात करें, अंतःकरण का विकास का तात्पर्य है कि जो तीनों चेतनाएं हैं, याद स्तर पर, स्मृति स्तर पर, फिर मानस स्तर पर, बुद्धि स्तर पर, चौथे स्तर पर सत्य की अंतर्दृष्टि यानी वास्तविकता को खोजने की स्वयं से अपने आप में संघर्ष करना भी क्या है? एक प्रकार का अंतःकरण है जिसका हम विकास करें। हर क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इसके लिए भी अध्यापक को सतर्क होना चाहिए बालक बालिकाओं को या छात्राओं को अधिगम कराने में। ज्ञानेंद्रियों का विकास हमने बताया था 5 ज्ञानेंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसमें ये तो इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से हमको ज्ञान होता है। यह ज्ञान कराने वाली इंद्रिय कौन है? कान है, नाक है, आँख है, मुँह है, त्वचा है। आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसको हम डिटेल में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके। उन ज्ञानेंद्रियों का भी विकास करना, जैसे निगाहें देखें तो क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कान सुने तो क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, मुंह बोले तो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए,
अगर हमारे शरीर से कोई चीज़ स्पर्श होती है तो स्पर्श होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब तमाम प्रकार के पहलू इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का विकास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण, ज्ञानेंद्रियों का विकास, ज्ञानेंद्रियों को सही दिशा में बढ़ाना, उसे ज्ञान कराना, ये सभी क्या है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके भी उन्होंने पक्ष दिया। अगला है स्व का ज्ञान। हम क्या हैं, हमारी शक्ति क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यानी कुल मिला के हम अपने विषय में जानें कि किस में हमारा व्यक्तित्व बढ़ सकता है, क्या हमारे पास योग्यता है, क्या क्षमता है, कैसे चलना है, कैसे सीखना है, कैसे स्वयं से समाज में अपने लिए संघर्ष करना है। ये सब सारी बातें स्व को जानने में, एक प्रकार से अगर हम बात कहें तो स्व का अर्थ है अपने आप को जान लेना, आत्मा को जान लेना, अपने शक्ति सामर्थ्य स्वरूप इत्यादि को जान लेना। एक प्रकार से मोक्ष का भी रूप है और व्यवहारिक जीवन में अपने पुरुषार्थ के अनुसार उचित पथ के आधार पर गमन करने का भी संकेत इन्होंने इसमें दिया है। अगर हम बात करें संक्षेप में तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने जो समस्त पहलू शामिल किया है, यही समस्त पहलू इनके शिक्षा का उद्देश्य भी हो जाती है और यही समस्त पहलू इनके समग्र शिक्षा का अर्थ भी हो जाती है। तो इस समस्त पहलुओं को जो है आप उद्देश्य के रूप में भी लिख सकते हैं या समग्र शिक्षा को व्याख्या करने में, अर्थ बताने में, इसका स्वरूप निर्धारित करने में भी इसको लिख सकते हैं। तो समग्र शिक्षा क्या है? शिक्षा का वह समस्त पहलू, शिक्षा के समस्त पहलुओं का ज्ञान कराकर बालकों का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना ही इंटीग्रल अर्थात समग्र शिक्षा कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि समग्र शिक्षा का अर्थ आप समझ गए होंगे। अर्थ के अंतर्गत कौन कौन से समस्त पहलू शामिल हैं आप इसे भी समझ गए हैं। अगर किताबी भाषा बात कहें, शॉर्टकट भाषा बात कहें तो समग्र शिक्षा का अर्थ भी आप समझ गए हैं। समग्र शिक्षा के समस्त पहलुओं को भी श्री अरविंद घोष के अनुसार उद्देश्य के रूप में भी आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।